और ये इन्होंने ट्रेंड भी देखा कि भाई ज़्यादातर जो लोग हैं अब कनाडा छोड़ के जाने लगे थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू चेंज स्ट्रैटेजी इन द इमिग्रेशन सिस्टम, सो दे डिड चेंज स्ट्रैटेजी। सो इन शॉर्ट 2025 और 2026 में एक्सप्रेस एंट्री से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को पीआर दी जाएगी थ्रू पीएनपी, लेकिन 5 लाख से ऊपर ये नंबर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस या फिर जो हाउसिंग क्राइसिस इनकी चल रही है। इतनी सी अनाउंसमेंट इन्होंने की है कि ये स्टेबलाइज कर। एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आई एम फीलिंग बिट बेटर, सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। वॉइस थोड़ी सी हैवी है बट आई होप आप समझ लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए क्योंकि कनाडा ने जो है अपना इमिग्रेशन लेवल प्लान है वो अनाउंस किया है 1 नवंबर को। ये हर साल 1 नवंबर को अनाउंस किया जाता है एज पर IRPA एक्ट, जो कि है इमिग्रेशन रिफ्यूजीज प्रोटेक्शन एक्ट। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो प्लान है इसमें बताया जाता है कि कितने लोगों को PR दी जाएगी, कौन कौन सी स्ट्रीम में कितना कितना कोटा है। और ये जो चीज़ है ये जानना बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो कनाडा में PR लेना चाहता है। चाहे आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, आउटसाइड कनाडा हैं, चाहे आप ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट या वर्क परमिट पे टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस पे कनाडा में हैं और आप PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो इस चीज़ की हम आज इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि भाई कितना प्लान है, कितना कोटा है, कौन कौन सी स्ट्रीम में कितना कितना कोटा है। क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं PNP का कितना कोटा है, एक्सप्रेस एंट्री का कितना है, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का कितना है, रिफ्यूजीज का कितना है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की जो PR होती है उसका कितना कोटा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें इन डेप्थ में बात करेंगे। ये आपको आइडिया दे देंगी कि आपको कहां फोकस करना चाहिए। और यही नहीं, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि कनाडा ने लेटेस्ट जो है वो इमिग्रेशन में चेंजेस कौन कौन से किए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, हम इस चीज़ की भी बात करेंगे जो कनाडा में अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है या फिर हाउसिंग क्राइसिस है, उसका इमिग्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको याद होगा, कनाडा ने जो है सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जो हैं उनको PR दी थी कोविड के टाइम पे, और वो नंबर था 4,05,000 इमिग्रेंट्स। और तब से ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2022 की बात करें तो तब इन्होंने PR दी थी 4,37,000 इमिग्रेंट्स को, और 2023 में 4,65,000, और ये नंबर आने वाले 3 सालों में और भी बढ़ रहा है। अगर हम 2024 की बात करें तो कनाडा PR देने वाला है 4,85,000 इमिग्रेंट्स को 2024 में, एंड 5 लाख इमिग्रेंट्स इन 2025 एंड 5 लाख इमिग्रेंट्स इन 2026। तो ये नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, 5 लाख तक पहुंच गया है, लेकिन 5 लाख से ऊपर ये नंबर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस या फिर जो हाउसिंग क्राइसिस इनकी चल रही है। इतनी सी अनाउंसमेंट इन्होंने की है कि ये स्टेबलाइज कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो भी आपने करना है इन 4 साल हैं, 3 साल हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन लेवल इज एट पीक, है ना। और कौन कौन से ये जो है 5 लाख, ये डिवाइड कैसे हो रहा है, 4,85,000 जो नेक्स्ट ईयर का है, ये डिवाइड कैसे हो रहा है कौन कौन सी स्ट्रीम में, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 की। 2024 का जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो है वो नंबर है 4,85,000, और ये 4 जो है मेन स्ट्रीम है जिसमें ये जो नंबर है ये डिवाइड किया जाएगा। इन स्ट्रीम्स में लोगों को जो है वो PR दी जाएगी। पहली स्ट्रीम है इकोनॉमिक स्ट्रीम। इकोनॉमिक स्ट्रीम में आपकी सारी स्ट्रीम्स आ जाती हैं, जैसे कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री, PNPs हो गई, केयर गिवर प्रोग्राम हो गया, एग्रीकल्चर पायलट प्रोग्राम, RNIP जैसे प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम्स के आपने नाम सुन रखा होगा, PNPs और एक्सप्रेस एंट्री, ये सारे इकोनॉमिक स्ट्रीम में आ जाते हैं। और इसका जो 2024 का जो नंबर है, कितने लोगों को इसके थ्रू PR दी जाएगी आउट ऑफ 485,000, वो है 2,81,135। इतने लोग इस स्ट्रीम के अंडर आते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रीम इसको बोला जाता है। और जो दूसरा है वो है फैमिली में जैसे आपने स्पाउसल स्पॉन्सरशिप हो गई, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जो PR है वो नंबर है 1,14,000। सो ये उनको PR दी जाएगी। उसके अलावा जो थर्ड है वो है रिफ्यूजीज का। रिफ्यूजीज में है 76,115, एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी यहाँ पे लोग जो हैं वो PR लगाते हैं, और उसमें है 13,750। ये जो नंबर है ये इसका टोटल है 4,85,000, राइट। सो ये जो है 2024 का है। ये जो नंबर है इंक्रीज कर रहा है हर फील्ड में 2025 में, एक्सेप्ट रिफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन। सो इकोनॉमिक जो स्ट्रीम है इसका नंबर बढ़ के हो गया आपका 3,01,250। फैमिली वालों का हो गया 1,18,000।
रिफ्यूजीज का थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 72,750 और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है 8,000, लेकिन टोटल नंबर बड़ा है। 5 लाख इमिग्रेंट्स को पीआर दी जाएगी 2025 में। सो मेन जो ज्यादातर लोग पीआर लगाते हैं थ्रू इकोनॉमिक जो स्ट्रीम है उसके थ्रू लगाते हैं और फैमिली स्ट्रीम के थ्रू लगाते हैं। सो दैट इज अ गुड न्यूज। अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे इकोनॉमिक स्ट्रीम में भी, क्योंकि आप जो है ये इकोनॉमिक स्ट्रीम का जो पूरा नंबर है 2,81,000, इसको भी समझना जरूरी है कि एक्सप्रेस एंट्री में कितने लोग हैं और उसके अलावा पीएनपी में कितने लोग हैं और स्पाउजल स्पॉन्सरशिप के कितने हैं और जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है उसमें कितने हैं। सो उसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। सो एक्सप्रेस एंट्री का जो टारगेट है वो है 1,10,700 परमानेंट रेजिडेंट्स इन 2024। सो पूरे 5 लाख का जो है उसमें एक्सप्रेस एंट्री के हिस्से में आता है 1,10,700 2024 में, और ये इंक्रीज हो रहा है 2025 और 2026 में सेम नंबर रखा है। 1,10,700 से बढ़ के हो गया ये अपना 1,17,500, मतलब थोड़े से और इन्होंने इंक्रीज किए। एक्सप्रेस एंट्री में इतने लोगों को पीआर दी जाएगी। और अब हम बात करते हैं पीएनपी की। सो पीएनपी का जो कोटा है वो है 1,10,000 इमिग्रेंट्स इन 2024। सो आप देखें तो एक्सप्रेस एंट्री में भी उतना ही कोटा है, ऑलमोस्ट पीएनपी में भी उतना ही है। सो ये जो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन खा जाते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में तो हमारे यार पॉइंट ही नहीं बन रहे। एक्सप्रेस एंट्री इज वन ऑफ द स्ट्रीम और वो बहुत ही हाईली कंपेटिटिव है। इसमें भी आगे कैटेगरीज बना दी है इन्होंने, 6 कैटेगरी। अगर आपका उस कैटेगरी में नाम आता है तब जाके ड्रॉ आता है, और वैसे भी 500 से ऊपर स्कोर जा चुका है। उसकी भी हम बात करेंगे कि आप और क्या कर सकते हैं, लेकिन पीएनपी के ऑप्शन को भी जरूर एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि पीएनपी जो है वो आपकी फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी ऑक्यूपेशन के ऊपर। अगर आपकी कोई फील्ड ऐसी है जो बाकी प्रोविंस में डिमांड में है और पीएनपी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत इजी होती हैं एज कंपेयर टू एक्सप्रेस एंट्री। बहुत से लोग जो एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल भी नहीं होते वो पीएनपी में फाइल लगा देते हैं। सो ये वाली ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करना। अब पीएनपी का कोटा जैसे मैंने आपको बताया 1,10,000 है 2024 में, ये बढ़ रहा है 1,20,000 2025 में एंड 2026 में। सो इन शॉर्ट 2025 और 2026 में एक्सप्रेस एंट्री से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को पीआर दी जाएगी थ्रू पीएनपी। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू कि एक्सप्रेस एंट्री नहीं हो रहा है, इट्स ओके। ये नहीं सोचना कि कहीं और नहीं हो पाएगा। 80 से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, पीएनपी जरूर ट्राई किया करो जहां पे आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल सूटेबल है या फिर आप रिक्वायरमेंट्स को है मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्पाउजल पार्टनर एंड चाइल्ड स्पॉन्सरशिप। इसमें आपका जो कोटा है वो 82,000 है 2024 में, और ये बढ़ रहा है 2025 एंड 2026 में 84,000। और नेक्स्ट हमारी स्ट्रीम है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम, और इसका जो कोटा है वो है 32,000 इन 2024 और 34,000 इन 2025 एंड 2026। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो कोटा है ये ऐसा नहीं है कि हर साल आप पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वाली स्ट्रीम स्पेसिफिकली कि आप पीआर लगा सकते हैं। मैं अभी तक नहीं लगा पाई, बहुत से लोग जो हैं वो नहीं लगा पाए, क्योंकि इन्होंने जो है ये एक बार जो अनाउंसमेंट की थी इस प्रोग्राम की, ये जो ओपन हुआ था ये 2020 में हुआ था, और तब इनके जितना भी कोटा था उस टाइम इन्होंने एप्लीकेशंस ओपन करी थी तो लोगों ने अपनी फाइल लगा दी थी। ये लॉटरी सिस्टम की तरह होता है। सो जिन लोगों ने फाइल लगा दी थी हर साल वही लोग जो हैं अभी तक इतने पूल में लोग बैठे हुए हैं कि उन्हीं लोगों के जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की पीआर है उसको ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, और नया ओपन हुआ ही नहीं है। सो लास्ट 2021, 2022, इवन 2023 में भी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का जो पीआर प्रोग्राम है ये ओपन ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने 2020 में लगा दी थी उन्हीं की जो फाइल्स हैं हर साल ये प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर दीज नंबर्स की कनाडा की नई स्ट्रेटेजी क्या है इमिग्रेशन सिस्टम के लिए। ये जो न्यू स्ट्रेटेजी है ये भी अनाउंस की गई है बाय इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ऑन अक्टूबर 31, एक दिन पहले जब इन्होंने इमिग्रेशन प्लान जो था ये अनाउंस किया था। इस स्ट्रेटेजी में इनका क्या मेन पर्पस था? मेन यही था कि इन्होंने अनाउंस किया, एक्नॉलेज किया कि भाई मुझे पता है कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं जैसे हमने बात की उनकी ग्रोथ, उनको जॉब भी मिले, हाउसिंग क्राइसिस, उनको रहने की जगह भी मिले, है ना। ये सारी चीजें, इसके लिए कनाडा क्या कर रहा है? नंबर तो बढ़ाते जा रहे हैं, वी ऑल नो कि नंबर बढ़ रहा है, बट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो सारी चीजें महंगी हो रही हैं। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे वो भी एक बेटर फ्यूचर देख के आते हैं ना, कि हम कनाडा जा रहे हैं वहाँ पे हमारा फ्यूचर ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए कि उन लोगों की सपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ की अगर गवर्नमेंट उतनी जॉब्स क्रिएट करेगी, उतनी
अफोर्डेबिलिटी होगी तभी यहाँ पे जो पीआर है वो बंदा रुकेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। और ये इन्होंने ट्रेंड भी देखा कि भाई ज्यादातर जो लोग हैं अब कनाडा छोड़ के जाने लगे थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू चेंज स्ट्रैटेजी इन द इमिग्रेशन सिस्टम। सो दे डिड चेंज स्ट्रैटेजी एंड इनके 3 मेजर गोल हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या चीज फोकस की है। सबसे पहला जो इनका गोल है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है वो है प्रोवाइड करना मोर वेलकमिंग एक्सपीरियंस टू न्यू कमर्स। इसका मतलब ये है जैसे कि सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका तब स्टार्ट हो जाता है जब आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत से लोग इतने सालों तक भी पीआर में लटके रहते हैं और उनको टाइमली प्रोसेसिंग नहीं होती, बहुत टाइम लग जाता है पीआर फाइल में, और इनका जो सिस्टम है वो इतना मॉडर्न नहीं था। सो इन्होंने उसको मॉडर्न किया है। जो एक्सप्रेस एंट्री का जो टूल है वही चेंज हुआ है, काफी चेंजेस किए हैं इन्होंने कि आपका एज अ क्लाइंट जो पीआर अप्लाई कर रहा है उसका एक्सपीरियंस काफी बेटर हो। सो पहला गोल तो सबसे पहले इनका यही था। दूसरा जो इनका गोल था वो ये था कि जो इमिग्रेशन लेवल प्लान है इसको अलाइन किया जाए विद लेबर की जो स्किल है उसकी शॉर्टेज की तरफ। सो इस वजह से इन्होंने भी चेंजेस किए हैं। जैसे इमिग्रेशन में पहले क्या होता था, एक्सप्रेस एंट्री में जिसके जितने पॉइंट होते थे उसको इनवाइट कर लिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने चेंजेस किए थे, जो कैटेगरीज बना दी हैं, 6 मेन कैटेगरीज बना दी हैं एक्सप्रेस एंट्री में भी, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हेल्थ केयर की अलग से कैटेगरी है, रिटेल की अलग से है, ट्रेड की अलग से है, और आई गेस एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अलग से है। ये जो 6 कैटेगरीज हैं इसमें जो लोग हैं वो अपनी ही स्ट्रीम में कम्पीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम में हूं और मेरा स्कोर 460 है, अगर किसी हेल्थ केयर वाले का 480 भी है तो अगर स्टेम का ड्रॉ होता है तो मेरा ही नाम आएगा। सो ये एक बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि जो लोग इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं तो दे आर कंपीटिंग एटलीस्ट विद इन देयर ओन कैटेगरी। और कनाडा को इन शॉर्ट इसमें क्या मिलेगा, कनाडा को वो लोग मिलेंगे जो जिस कैटेगरी की यहाँ पे ज्यादा डिमांड है, जिस स्किल की ज्यादा डिमांड है। ये था इनका सेकंड गोल जो इन्होंने इसमें एड्रेस किया है। एंड आई नो यू हैव बीन वेटिंग फॉर द थर्ड गोल कि भाई तीसरा गोल कहाँ है, क्योंकि तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एड्रेस करना। और देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कितने चेंजेस होते हैं। सो थर्ड गोल है यहाँ पे न्यू कमर्स को सेटलमेंट में भी हेल्प करने का, चीजें प्रोवाइड करने का। हाउसिंग सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, हाउसिंग क्राइसिस जो इतनी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस हो रही है। सेकंड जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हेल्थ केयर की, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स नहीं मिलते लोगों को, क्योंकि इमिग्रेशन इतनी आ रही है तो डॉक्टर्स भी चाहिए, राइट। सो सेकंड हेल्थ केयर है। थर्ड है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी जॉब्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो इनका थर्ड मेन गोल है वो तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, 3 लेवल होते हैं। फेडरल जो है वो ऑल ओवर कनाडा देखती है, और दूसरी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जो हर प्रोविंस को अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो देखती है, और तीसरी होगी आपकी म्यूनिसिपलिटी जो आपकी म्यूनिसिपल जो होती है जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया को जो देखती है, राइट। तो ये तीनों लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं ये इस प्लान को, जो थर्ड गोल को है उसको देखेंगे और उस पर भी कोशिश करेंगे कि ऑब्वियसली जो न्यू कमर्स है उनकी ग्रोथ में भी ये प्रॉपरली कनाडा रेडी हो। ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को बुला लिया और यहाँ पे लोगों को ना तो जॉब मिल रही है, घर इतने महंगे हैं और लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इन्होंने लेटेस्ट ये ट्रेंड देखा था कि लोग जाने शुरू हो गए, राइट। सो एक जो कंट्री है उसके लिए यहाँ पे पीआर देना किसी को बहुत टाइम, एफर्ट और लगता है, लोगों का भी लगता है, और फिर वो बंदा छोड़ के यहाँ पे चला जाए तो ये तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट कनाडा वांट्स। सो दे हैड टू चेंज दीज थिंग्स। और ये 3 जो मेजर गोल हैं इन्होंने इसमें चेंज किए हैं। नाउ अपकमिंग ईयर्स में हम देख सकते हैं कि कुछ जो कनाडा है उस तरफ कुछ कर रहा है, और अफोर्डेबिलिटी और हाउसिंग और ये सारी प्रॉब्लम शायद कुछ हद तक सॉल्व हो पाए। सो ये तो थे 3 मेन गोल जो इन्होंने जो न्यू स्ट्रैटेजी में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो बाकी मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ कि आप फ्रेंच का यहाँ पे बहुत स्कोप है, इनका कोटा भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रेंच ज़रूर सीखें, क्योंकि फ्रेंच से आपके जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं और आपको अराउंड 5 to 8 मंथ्स लगते हैं फ्रेंच सीखने में, लेवल B2। मेरी कुछ नोन है उन्होंने किया भी है। सो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जानते तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास टाइम है और एफर्ट्स तो जरूर लगेंगे, लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इंक्रीज करने की, आप फ्रेंच सीख लो, 50 पॉइंट आपके बढ़ जाएंगे। और यही नहीं, पॉइंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप डिफरेंट कैटेगरीज में भी फाइल लगा सकते हो जो फ्रेंच स्पीकिंग की है। हर प्रोविंस में ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस हैज अ फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, क्योंकि जो कनाडा है इसके जो पार्लियामेंट में ये जो एजेंडा था इसमें भी डिस्कस किया गया था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर है ये सिर्फ क्वेबेक में ही है, आउटसाइड कनाडा में नहीं है इतने। और ये इनका एजेंडा था कि आउटसाइड कनाडा में भी इनको चाहिए। इस वजह से जो बाकी प्रोविंस है उन्होंने भी अपनी फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम बनाई है, क्योंकि ऑफकोर्स जो कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है और फ्रेंच बोलने वाले सिर्फ क्वेबेक में ही है। दैट्स नॉट व्हाट कनाडा वांट्स, राइट। सो इस वजह से अगर आप फ्रेंच सीख लेंगे
चाहिए तो आपको वो उन स्ट्रीम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर, और इसका ड्रॉ काफ़ी कम जाता है। लास्ट ड्रॉ जो मुझे पता था 375 गया था, उसके बाद 400 समथिंग गया था। सो अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे तो आप फ्रेंच सीख लो। सो कनाडा में बहुत से प्रोग्राम्स हैं, लाइक आई सेड अपना पीएनपीज भी हैं। हर प्रोविंस में कितनी स्ट्रीम्स हैं, एक पीएनपी के अंदर 10 स्ट्रीम्स आती हैं, टोटल 80 से ऊपर प्रोग्राम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी प्रोविंस बेटर रहेगी, कौन सी पीएनपी में आप एलिजिबल हैं। मैंने बहुत सी पीएनपीज के ऊपर वीडियो बना रखी है, ओंटारियो पीएनपी पे बना रखी है, सस्कैचुआन पे, अल्बर्टा पे, ब्रिटिश कोलंबिया पे, और इनफैक्ट जो टेक वर्कर्स हैं उनके लिए तो अलग सी स्ट्रीम्स हैं हर प्रोविंस में। ऑलमोस्ट 5 ऐसी स्ट्रीम है टेक वर्कर्स के लिए। अल्बर्टा टेक एक्सेलरेटेड पाथवे प्रोग्राम, सस्कैचुआन टेक टैलेंट पाथवे, बीसी में है और ओंटारियो में भी है। सो उनके लिए अलग स्ट्रीम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपकी फील्ड है उसके लिए कौन सी पीएनपी सही रहेगी। एंड आई होप यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, और होपफुली आपकी पीआर भी जल्दी आ जाएगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. And if you have any question related to study abroad, career or life in Canada, you can book one-on-one call with me. The link is in the description. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.